अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एनएमडी कैट का जो हमें सिलेबस दिया है पीएमसी की तरफ से, तो हम उसी के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूँ, वही सिलेबस है जो 2021 के अंदर था फॉर द एस्पायरेंट ऑफ 2K21, तो वही सिलेबस रहेगा फॉर द एस्पायरेंट ऑफ 2K22, यानी कि 2022 वाले एस्पायरेंट के लिए भी वही सिलेबस रहेगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, अगर आप ये मेरे नोट्स देख रहे हैं, तो काइंडली आप मेरी इस वीडियो को मेरे इस चैनल पे विज़िट कीजिए। अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली उधर लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ जाएँ। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस सर, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो साइटोस्केलेटन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इन सब को आज हम थ्रोली स्टडी करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और मैं एक और बात बता दूँ, जितने भी नोट्स है, मेरे जो पंच लाइनें हैं, ये सारी मैंने फेडरल बोर्ड में से लिए। तो मेरा नाम है फैज़ान अली, मेरे साथ रहिए। तो आगे हम चलते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर साइटोस्केलेटन का एक इतना बड़ा काम है कि अगर ये साइटोस्केलेटन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचें कि ह्यूमन बन ही नहीं सकता अगर साइटोस्केलेटन ना हो। जैसे कि साइटोस्केलेटन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन 3 हिस्सों में इसको बांटा गया। सबसे पहले हम थ्रोली इसको एक-एक करके स्टडी करेंगे। देखें, जो माइक्रोफिलामेंट है, इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ, इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 7 नैनोमीटर। किसकी? साइटोस्केलेटन यानी माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर होते हैं वो होती है 7 नैनोमीटर। अच्छा, ये बना किस चीज़ से होता है? ये एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। इन दो से बना मिलके ये माइक्रोफिलामेंट बना हुआ होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सेल के अंदर स्पेशली इसका काम होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का आपको मतलब पता है कि सेलुलर मूवमेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अब हम देखते हैं तो इसका एक और बड़ा एक अहम काम है, इतना अहम काम है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। जब हम सपोर्टेड मूवमेंट में जाएंगे तो आप जब इसका नाम सुनेंगे एक्टिन फिलामेंट का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका काम कितना बड़ा है। तो अभी हम समझ लेते हैं। ये प्रेजेंट होता है मसल के अंदर। किस लिए प्रेजेंट होता है? फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। आपको अब समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कह रहा हूँ। माइक्रोफिलामेंट, आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, विच फिलामेंट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए माइक्रोफिलामेंट इज द फिलामेंट विच इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमारा एक एमसीक्यू भी क्लियर हो गया मेरे आते ही ज़बान से आपके। तो अब हम चलते हैं हमारे प्यारे से एक और पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका एक अगला ही हिस्सा है साइटोस्केलेटन का, वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है एक्चुअली? माइक्रोट्यूब्यूल में अगर हम शेप को देखते हैं तो इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल, जस्ट लाइक अ पाइप। समझ रहे हैं आप? इसके बीच में हॉलो स्पेस भी होती है, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। इसका जो डायमीटर होता है आपको पता है 25 नैनोमीटर डायमीटर है, विच इज़ अ मच ग्रेटर देन द माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन विच कॉल्ड अ ट्यूब्यूलिन। ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम क्या होता है? ट्यूब्यूलिन। आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूब्यूलिन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी की फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट। देखिए, प्लांट्स के पास एक खास तरीके का एक स्पिंडल फाइबर बनाना होता है, जो कि एनिमल्स के अंदर तो एक और खास तरीके का ऑर्गेनल होता है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो क्या बनाता है? अपना स्पिंडल फाइबर। जो क्या करते हैं, ये जो क्रोमोजोम होते हैं ना, इनके ऊपर आके अटैच होते हैं, इनको फिर क्या करते हैं? इसको अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको अलग करते हैं। अलग करने से क्या होता है? ये 2 हिस्सों में से बढ़ जाते हैं। एक दूसरे सेल में चले जाता है, जो डिवाइडिंग सेल होता है, एक दूसरे हिस्से में चले जाता है, जो दूसरा हिस्सा डिवाइड हो रहा होता है। यानी कि 2 अलग अलग सेल के अंदर वो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ये बात। और एनिमल में ही इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल। देखिए, सेंट्रियोल जो एनिमल सेल के अंदर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? इस बात को भी आपने जहन में रखना है। वो मिलके बना हुआ होता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरीके के जो सवालात हैं, इस तरीके के जो एमसीक्यूज़ हैं, एनएमडी कैट के फेवरेट हैं और वो लाजमी पूछेगा। इस बात ने आपने याद रखना। ये जो जितने भी बड़े काम के ही सारे पॉइंट हैं, तो मैं तो कहता हूँ इन सबको आप रट लें।
आपकी फिंगर टिप्स पे आपको ये याद होनी चाहिए, बस डेट्स इनफ, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। तब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि साइटोस्केलेटन का है, विच इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में होता है, किसके, माइक्रोफिलामेंट के और माइक्रोट्यूब्यूल के। देखिए सिंपल सी बात है, इनका जो डायमीटर होता है वो 8 से लेकर 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। क्या होता है, 8 से लेकर 10 इनका नैनो डायमीटर होता है। भाई ये तो आपने इनके डायमीटर याद रखने, ये MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, कंपोज ऑफ व्यूमेंटिन, किससे, मैंने इधर एन लगाया हुआ, आप इधर एन लगा दीजिएगा। किससे बने हुए होते हैं, एक ख़ास तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम व्यूमेंटिन बोलते हैं। ईच इंटरमीडिएट फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ 3 व्यूमेंटिन चेन। देखिए ये एक व्यूमेंटिन चेन है, इसी तरीके से 3 व्यूमेंटिन चेन आके ज्वाइंट होती हैं, तो क्या बनाती हैं, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाती है। क्या बनाती हैं, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाती हैं। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है फॉर द NMDK पर्पस। इनके पास कोई स्पेस नहीं होती, इस बात को भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके मैंने फंक्शन भी बता दिए कि क्या फंक्शन है, इनकी कंपोजिशन भी बता दी, इनकी शेप भी बता दी, इनके डायमीटर भी बता दिए। मैंने इस एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर आपको सब चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अभी समझ में आ रहा है तो काइंडली मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा एक ब्रांड नेम है, ठीक है, बायोलॉजी मेरे साथ में। तो अब हम चलते हैं हमारे अगला टॉपिक, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नहीं कर दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मज़ा आएगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो तब हम चलते हैं आगे, चलें। तो अभी हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं। न्यूक्लियस इज़ द आवर सेकेंड टॉपिक, यस आवर सेकेंड टॉपिक इज़, जैसे कि न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑर्चिड सेल में से। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है न्यूक्लियस के लिए, इसका जो फंक्शन है वो इधर लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है इसका, ये फंक्शन सेंटर है। क्या है, न्यूक्लियस फंक्शन सेंटर है। क्यों फंक्शन सेंटर है, देखिए न्यूक्लियस के पास होता है आपका DNA। आपको पता है DNA इज़ द पावर, इज़ द, हम कह सकते हैं एक CPU है सेल के लिए। क्या है, जैसे कंप्यूटर के लिए CPU ज़रूरी है, तो इसी तरीके से एक सेल को चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, न्यूक्लियस ज़रूरी है। ठीक है ना, तो जो आपका जो न्यूक्लियस है उसके पास DNA होता है। उस DNA के पास होती है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इनके फॉर्म में होती है, वो प्रोटीन के फॉर्म में। जब भी वो DNA क्या रिलीज़ करेगा, जब भी वो एक जैसे tRNA या सॉरी rRNA या mRNA, चले हम mRNA ले देते हैं। mRNA क्या, mRNA रिलीज़ करेगा इसमें से न्यूक्लियस के बाहर से। जब न्यूक्लियस के बाहर से वो क्या आएगा, हमारे पास mRNA आएगा ये। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट होगा। जब ये ट्रांसलेट होगा ट्रांसफ़र RNA से ट्रांसलेट होगा। ठीक है, एक जब ये ट्रांसलेट किया जाएगा राइबोसोम के ज़रिए, तो इसकी ट्रांसलेशन के नतीजे में कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। वो जो प्रोटीन्स होंगे वो सेल की पूरी मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर जो भी फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा, वो सेल हासिल करेगा। वो हासिल किस नतीजे में हुआ, हमें न्यूक्लियस से। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारे सेल का जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूक्लियस। सीधी सी बात है। कुछ इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है सब जगह होता है। ठीक है, ये यूकेरियोट्स के अंदर हम बात करें, स्पेशली किसके अंदर बात करें, यूकेरियोट्स के अंदर। यूकेरियोट्स के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। ये सारे पार्ट्स हम बता दें क्या है। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस की ये हमारे पास एक पूरी की हमने एक रफ इमेज दी बिल्कुल। तो ये आप समझिए जो हमारे पास ये बनी है इसको हम बोलते हैं इन्वेलप। क्या बोलेंगे इसको हम, इन्वेलप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, इन्वेलप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा ना, यानी सॉरी इसके अंदर जो भी एक मटेरियल होगा, हेरिडिटरी मटेरियल होगा, इस हेरिडिटरी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके पास एक फ्लूइड होगा। इस ही फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक अलग चीज़, उसको हम बाद में देखते हैं। फिर इधर एक सेंटर के अंदर हमारे पास एक हमारे पास स्मॉल बॉडी होगी, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोलाई। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। क्या होता है इसका काम, राइबोसोम भी कहाँ से बनता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखें, कितना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। राइबोसोम भी न्यूक्लियस ही बनाता है और फिर उनको रिलीज़ करता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बने हुए होते हैं, कुछ यहाँ से रिलीज़ कर देता है और फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वो वहाँ पर ही बैठ के अपना जो भी ट्रांसलेशन का काम होता है वो परफॉर्म करते हैं फॉर द मैसेंजर RNA। तो ये बात बड़ी कॉमन सी है, बड़ी प्यारी सी है। तो आप इंशाल्लाह इसको समझ भी रहे होंगे और मुझे मज़ा भी आ रहा है आपको पढ़ाने में। ठीक है, लाइक करते रहिए मेरे इस लेक्चर को। अब हम जाते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को पढ़ते हैं। भाई एक करके हम सबको पढ़ेंगे ना, मैंने जनरल बात तो बता दी ना कि कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है।
देखिए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बोथ मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय, ये जो दो मेम्ब्रेन होती है ना ये सेपरेट होती है, देखिए आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्लूइड, उस फ्लूइड को एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी से क्या होते हैं, सेपरेट होती हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलियर लेयर, सही है, सिंपल सी बात है, जो लिपिड बाइलियर लेयर होती है उसी से ही बना हुआ होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। एक खास तरीके का प्रोटीन होता है जो कि इन्वॉल्व होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन की। तो जो खास तरीके का प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। ये एक न्यूक्लियोपोर होता है, ये बना हुआ होता है खास तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोपोरीन। इसका काम क्या होता है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, ठीक है, राइबोसोम एंड प्रोटीन। आपको, मेरे को पता है, यकीन है कि अब आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, तो अब हमने जो हमारा जो टॉपिक था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप हमने कवर किए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, आई होप आपको समझ में आ जाए। सीव ट्यूब, ये प्लांट के अंदर, प्लांट का एक फंक्शनिंग सेल होता है। जब भी हम सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, जो इन्वॉल्व होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो वो जो सेल होते हैं सीव ट्यूब सेल, उनके पास और हमारे आरबीसीज यानी कि ह्यूमंस के पास, उनके अंदर एक्सेप्शनली लिविंग सेल तो वो होते हैं, लेकिन डू नॉट पजेस अ न्यूक्लियस। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मैंने बोला कि हर लिविंग सेल के पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है जिनके पास न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता, बट हमने लिविंग कहते हैं, ठीक है। ये बात है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था आपके, छोटा सा। तो अब वापस हमारे हम न्यूक्लियस पर आ जाते हैं हमारे, ठीक है। जैसा कि ये न्यूक्लियस कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्यूरियोलाइम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरियोलाइम्फ। मैंने लाइम्फ की स्पेलिंग दर सही नहीं लिखी, मैं बता देता हूँ, LYMPH, ठीक है, LYMPH, लाइम्फ, ठीक है, लैम्फ की स्पेलिंग है, ठीक है। सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि जस्ट लाइक हम इसे कह सकते हैं जस्ट लाइक अ जेली, ठीक है। सेमी फ्लूइड विद अ कंपोजिशन विद अ मिक्सचर। अच्छा, ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है, और न्यूक्लियो का मतलब यानी कि न्यूक्लियस का फ्लूइड। क्या फ्लूइड होता है, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन को हम हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन, ठीक है। इंजाइम्स होते हैं, वो इंजाइम कौन सा होता है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज, जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्टिंग ऑफ डीएनए। किसमें, जो भी डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्टिंग होती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ डीएनए के अंदर जो भी इंजाइम काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। ये इंजाइम भी होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और सम मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए इज़ जो डीएनए के अंदर जो हिस्टोन्स होते हैं ना, हिस्टोन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस बात को आपने जहन में रखना है। अब हम न्यूक्लियोलस को देखते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है, या तीसरा टॉपिक है ऑफ कोर्स, पीएमसी के हिसाब से ये हमारा तीसरा टॉपिक है। प्लीज़ लाइक भी कीजिए अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हो, तो मुझे यकीन है कि आप अभी भी बने हुए मेरे साथ। देखिए, न्यूक्लियोलस है, सॉरी, डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस। जब भी माइटोसिस होती है तो ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। एक माइटोसिस होती है, एक मायोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस के अंदर डिसअपियर हो जाता है, एंड मायोसिस के अंदर भी ये डिसअपियर हो जाता है। इस बात को आपने अपने ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज़ आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है, ठीक है। कि न्यूक्लियस आया कि माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में न्यूक्लियोलस गायब होता है, नहीं होता तो होता है भाई, ठीक है। अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेस, ये जो फेज है इंटरफेस, दिस इज द फेज ऑफ मेयोसिस। किसका फेज होता है, ये मियोसिस का फेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये पहला फेज होता है किसका, मेयोसिस का। तो अब हम चलते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको याद रखना, जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस होता है वो अनमेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो इनसाइड न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैंने आपको पहले रफ इमेज में बताया था। अच्छा, इन्वॉल्व इन द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। अच्छा, ये बातें काम की, जिसकी रीज़न न्यूक्लियोलस ही क्या बनाता है, मैंने आपने बताया था कि न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम जिस फिनोमिना के तहत बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम होती है वो कहाँ से होती है, न्यूक्लियोलस से होती है, जिसके नतीजे में हमें एक प्रोटीन फैक्ट्री मिलते हैं। उस प्रोटीन फैक्ट्री का नाम हमें पता है क्या है, राइबोसोम। तो अब हम जाते हैं क्रोमेशन एंड क्रोमोसोम। देखिए, थीन थ्रेड लाइक नेटवर्क जो क्या बनाता है, जो बना किससे होता है, डीएनए से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन क्या होता है, हमारे पास हिस्टोन होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकम्स अ क्रोमोसोम। सेल जब भी डिवीजन पे आता है क्या हो जाते हैं, हमें एक्चुअली क्रोमोसोम एक्चुअली ऐसी शेप में तो दिखता ही नहीं है, जैसे हमें एक्चुअली बुक बता रही है, ऐसी शेप में हमें नहीं दिखता। एक्चुअली ये ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा थिन, बिल्कुल ऐसा सेल के अंदर, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जब भी सेल डिवाइड करता तो हमें जब भी सेल डिवाइड करता तो हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं, वरना हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आते, ठीक है।
अच्छा, अब एक और फिनोमिना होता है, वो हमें स्पेशली दिखता कहाँ पर है, क्रोमोसोम पे दिखता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नतीजे में हमें पता है कि क्या बनता है, हमारे पास बनता है जब भी सेल डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि जब भी सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो यानी कि जब भी सेल डिवीजन चल रही होती है, यानी कि माइटोसिस चल रही होती है, तो उसके नतीजे में हम क्रोमोसोम को ईज़िली हम लाइट माइक्रोस्कोप से हम उसे ईज़िली देख सकते हैं, जिससे लाइट माइक्रोस्कोप से हम ईज़िली क्रोमोसोम को देख सकते हैं व्हेन द डिवीजन इज़ टेक प्लेस। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, बहुत मुझे पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करनी थी। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पता है, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पायरेंट रह चुका हूँ, बट तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो। तो बस आपको मेरे लिए काइंड से सपोर्ट करनी है, वो सपोर्ट है मेरे लिए जस्ट फॉर सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी मेरे साथ। तो मिलते हैं इन अदर वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।